हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आकाश सिंह। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले की कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं या जो चैनल में नए हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक में डली है, तो प्लीज़ उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो भी चैनल में नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसमें हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। ओके, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, ओके, कुछ शेड्यूल्स हैं और कुछ क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कुछ नहीं है तो बहुत सारे। तो हमारे पास पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स। तो पार्ट्स कितने थे 22, शेड्यूल्स कितने थे 8, आर्टिकल्स कितने थे 395। ध्यान रखिएगा, ये उस टाइम की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है एट द टाइम ऑफ मेकिंग, मीन्स 1950 की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पर उसके बाद हुआ क्या कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म क्या होती है, अमेंडमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट होने के बाद ये जो थोड़ा सा वैल्यूज है ये चेंज हुई। तो पार्ट्स तो उतने के उतने ही हैं, ये अनचेंज हैं, पर शेड्यूल जो है वो अब हो गई है 12 और आर्टिकल में भी कुछ जो है वो चेंजेस आए हैं। ओके, अराउंड 400 प्लस जो है आर्टिकल अब हमारे पास है। ये टेक्निकली 395 ही हैं, पर उनको अगर देखा जाए तो वो 400 प्लस हो गए हैं। पर वैसे तो क्या किया है, जैसे फर्स्ट में ही कुछ क्लॉज जोड़ दिया, तो है तो वो आर्टिकल फर्स्ट ही। अब उसके अंदर ए बी सी देखा जाएगा तो ऐसे तो आर्टिकल काफ़ी सारे हो जाएंगे, पर टेक्निकली अगर देखा जाएगा तो आर्टिकल आज भी कितने हैं, 395 को। इस बात को बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल अब 420 424 हो चुके हैं। वो एक टाइप से सही भी है, बट टेक्निकली क्या है कि उसके अंदर से क्लॉज जोड़े गए। जैसे आर्टिकल 1 लिखा है तो उसके अंदर 1A आ गया या 1A का A आ गया। तो बेसिकली आर्टिकल 1 तो वही है, उसके अंदर जो है वो क्लॉज जुड़ने के कारण जो है ये आर्टिकल्स की संख्या को कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बताते हैं कि अब आर्टिकल्स की संख्या 424 425 लगभग हो गई है। ओके, तो ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। पर टेक्निकली क्या है, 395 आर्टिकल ही है। ओके, तो ये एक बेसिक सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अब देखिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल के बारे में कि ये आखिर 12 शेड्यूल में है क्या। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज शेड्यूल नंबर फर्स्ट शेड्यूल। ओके, फर्स्ट शेड्यूल में हमारी जो बात की उसमें ये बताया है कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होंगे। देखिए, ये 8 और 7 ये 9 ये संख्या बार बार चेंज हो सकती है। अगर यूनियन टेरिटरी, जैसे अभी जो हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख होने के बाद यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई थी 9, पर दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज करने के बाद वापस संख्या कितनी हो गई है, 8। तो ये जो स्टेट्स हैं या जो यूनियन टेरिटरी है तो चेंज हो सकता है कभी भी। तो एक छोटा सा वर्ड जोड़ा गया है, छोटा सा एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है विथ टेरिटोरियल डिमार्केशंस। अब ये डिमार्केशन मतलब क्या है कि ये सीमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सीमा बदलना, स्टेट को अलग करना, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना, ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ओके, इसके लिए कुछ अलग से प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ें जो है वो होती है। ओके, तो अभी हमको ये समझना है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर से ये लिखा हुआ है कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विथ टेरिटोरियल डिमार्केशंस। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर सेकंड शेड्यूल हमारे पास जो है वो सेकंड शेड्यूल हमारे पास ये बोलता है कि सैलरी या अलाउंसेस। अब देखिए, आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोग, हमारे जो स्पेशल पर्सन कहलाते हैं VVIPs, उनकी सैलरी और एमोल्यूमेंट्स की बात की गई। एमोल्यूमेंट्स मतलब होता है अलाउंसेस। ओके, CADA वगैरह सुना होगा ना आपने, वही इसमें बात होती है, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स। ओके, एमोल्यूमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, अलाउंसेस भी कह सकते हैं एक वे में। ओके, किन किन की, अब ये जो है पूरा पार्ट में डिवाइड है। कैसे, जैसे पार्ट ए में कौन कौन आएगा, तो पार्ट ए में बेसिकली आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स के गवर्नर होंगे वो सारे लोग इसमें पार्ट ए में आ जाते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद फिर पार्ट बी हमारे पास ओमिट हो चुका है। ये इसके अंतर्गत जो भी लोग आते थे अब वो शेड्यूल से अलग हो गए हैं। हालांकि जो भी सैलरी एमोल्यूमेंट्स है किसी ना किसी प्रावधान में वो है, पर शेड्यूल से उनको अलग कर दिया है, तो ये हो गए हैं ओमिटेड। ओके, तो पार्ट बी पूरा पूरा ओमिटेड हो चुका है। फिर आते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में दोस्तों कौन है, तो पार्ट सी में हमारे पास हैं डिप्टी स्पीकर या फिर स्पीकर। पहले बात करें स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो डिप्टी स्पीकर। ओके, चेयरमैन या फिर अपन बोले वाइस चेयरमैन, VC जिसको बोल सकते हैं, किसके, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, ये लोग और एंड सेम जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा और राज्यसभा के चेयरमैन, ये सब है। वैसे स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो अपनी स्टेट की जो विधानसभा वगैरह होती है ना, विधानसभा, विधान परिषद आपने सुना होगा, उनके भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी और एमोल्यूमेंट्स किसके अंदर आएंगे, सेकंड शेड्यूल के पार्ट सी में। ओके, तो एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर के डिप्टी स्पीकर या स्पीकर हो, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो,
राज्यसभा के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हो, इन सबकी सैलरी किसके अंदर आएगी, सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्ट सी में। ओके, पार्ट डी के अंदर कौन आएंगे, तो पार्ट डी के अंदर आएंगे हमारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस। तो ऐसा लिखेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सैलरी और एमोल्यूमेंट्स किसके अंदर आएंगे, सेकंड शेड्यूल के पार्ट डी के अंदर। ओके, क्लियर हो दोस्तों, ठीक। तो देखिए थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा, फॉर्म ऑफ पोस्ट। भी जो शपथ ग्रहण होता है ना, सारे मिनिस्टर्स जो हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं, तो उनकी जो फॉर्म ऑफ शपथ की जो तरीका होता है वो फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड अफर्मेशन, मीन्स उनको जो शपथ दिलाई जाती है, उनको जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई आपको ऐसे रहना है या फिर ऐसे बिहेव करना है, तो वो इसी थर्ड शेड्यूल के अंदर आता है। तो फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड अफर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव्स, है ना, मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो लोग भी आएंगे उनके फॉर्म ऑफ ओथ कैसा रहेगा। ओके, लेजिस्लेटर एंड मिनिस्टर्स। आप देखते होंगे जब कभी शपथ ग्रहण समारोह होता है, सरकार बनती है, तो एक एक मिनिस्टर आके जो शपथ का पूरा पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, थर्ड शेड्यूल के अंदर। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आता है फोर्थ शेड्यूल। तो फोर्थ शेड्यूल हमें ये बताता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब देखिए कोई भी नया राज्य फॉर्म हुआ या कोई भी नया राज्य की सीमा में परिवर्तन हुआ, तो सीट्स जो होती हैं राज्यसभा या लोकसभा की, वो उस एरिया पे ही तो डिपेंड करती है। एरिया जितना बड़ा होगा, जैसे आज हम यूपी और राजस्थान की बात करें तो इनका एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो छोटे जो राज्य होते हैं और जो बड़े जो राज्य रहते हैं, इनमें सीट ज़्यादा होंगी क्योंकि इनमें पीपल ज़्यादा होंगे। तो ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, ओके, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है इसका स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, किसमें, सिर्फ राज्यसभा में, उसके बारे में कौन बताता है, फोर्थ शेड्यूल। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में इनकी सीट्स का एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर किसी का सीमा में परिवर्तन हुआ है या फिर कुछ बढ़ा है या कम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, तो उनकी सीट्स का जो डिफरेंस होगा या फिर कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो सिर्फ किसमें, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा वो कौन बताएगा, वो किसमें पता चलेगा हमें, फोर्थ शेड्यूल में। ओके, फिर आते हैं फिफ्थ नंबर शेड्यूल में। तो फिफ्थ नंबर शेड्यूल जो है, फिफ्थ नंबर शेड्यूल जो बात करता है वो ये कहता है कि जो भी अब देखते हैं कि एसटी और एसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंट्रोल होता है उनके पर्टिकुलर एरिया का, तो उसके बारे में हम देखते हैं डिफरेंट कमीशन फॉर्म होते हैं, डिफरेंट उनके लिए थोड़ी सी सुविधाएं जो है वो अलग होती हैं शेड्यूल एरियाज़ के लिए, या फिर पूरा जो एरिया एक अनुसूचित जनजाति लोगों से घिरा हुआ है, आदिवासी लोगों से पूरा एरिया जो है, तो उनके जो खासकर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है, तो वो किस शेड्यूल में दिया हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। ओके, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो शेड्यूल्ड एरिया। अब ये शेड्यूल एरियाज कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ही है जो कि डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पूरा एरिया कैसा है शेड्यूल्ड एरिया। तो वो क्या होगा, किसके अंदर आ जाएगा, फिफ्थ नंबर शेड्यूल में। तो उसमें जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे वो किसके अंदर होंगे, फिफ्थ शेड्यूल में जो भी प्रोविजन होंगे या जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, शेड्यूल ट्राइब को अपन क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसटीज। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर शेड्यूल। अब उसके बाद फिर सिक्स नंबर शेड्यूल में आते हैं। सिक्स शेड्यूल हमसे क्या बोलता है, सिक्स शेड्यूल ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासियों से घिरी हुई है। जो अपन देखते हैं नागा ट्राइब या फिर कुछ स्पेशल ट्राइब जो मिजोरम या फिर मेघालय साइड पाई जाती है, तो खासकर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज या फिर ट्राइबल पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाते हैं क्योंकि इंडिया के सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, सिक्स शेड्यूल के अंदर। क्लियर दोस्तों। उसके बाद फिर आते हैं सेवन शेड्यूल में। अब देखिए ये दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है क्योंकि ये हमारे समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पार्ट है उससे रिलेट करती है। कैसे, और ये डिपेंड क्या है करती है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट हम देखते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कुछ एक प्रोविजन है कि उनको सिर्फ उन पर ही वर्क करना है, ऐसे ही स्टेट के कुछ अपने हैं रूल है कि हमको सिर्फ उसी पे काम कर सकते हैं, दूसरे पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, तो सेंट्रल के अपने रूल्स हैं और स्टेट के अपने रूल्स हैं।
तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है, 7 शेड्यूल में जो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ओके, वो क्या हुआ है, उसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई है। कौन सी लिस्ट बनाई गई है, 3 लिस्ट, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3। तो देखिए जो लिस्ट नंबर 1 है, तो ये लिस्ट की मैं बात करूंगा, तो जो लिस्ट नंबर 1 है सबसे पहले कौन सी लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट। ओके, इसको लिस्ट नंबर 1 नाम से हम बोल सकते हैं। फिर आती है कौन सी लिस्ट, फिर आती है हमारे पास स्टेट लिस्ट। ओके, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी लिस्ट बेसिकली है क्या, तो इन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कि कुछ एक प्रोविजन या फिर कुछ विषय हैं जिन पे सिर्फ कौन रूल बना सकता है, यूनियन। स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, तो वो लिस्ट कौन सी कहलाती है, यूनियन लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अपन को अगर एग्जाम्पल देखनी होगी कुछ, अगर स्टेट सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो कुछ जैसे डिफेंस का हो गया, डिफेंस रिलेटेड जो भी कुछ प्रोविजन है, जो भी कुछ फैसले हैं, वो सिर्फ कौन करेगा, यूनियन करेगा या सेंटर करेगा। ओके, सेकंड हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन अफेयर्स हैं, मीन्स फॉरेन से रिलेटेड कोई भी अगर मान लीजिए कुछ वार्तालाप हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा, यूनियन ही डिसाइड करेगा। तो वो किस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, डिफेंस फॉरेन यूनियन लिस्ट के अंदर। क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए, अब ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, तो याद रखिएगा पहले जो हमारे पास जब एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पास जो इसके सब्जेक्ट थे वो अराउंड थे 97। ओके, कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे इसमें। पर अब जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो बढ़ गए हैं, कितने हुए हैं, 100 सब्जेक्ट। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कितने सब्जेक्ट थे, 97, और अब कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 100। क्लियर हो दोस्तों। फिर उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास, मतलब ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ऐसा लिखिए सब्जेक्ट्स हैं। तो यही सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट में डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया, फॉरेन एक सब्जेक्ट हो गया, ऐसे करके टोटल कितने सब्जेक्ट, 100 हो गए। तो पहले कितने थे, 97, और अब कितने हो गए हैं, 100। पहले से मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट लिस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पुलिस आप देखते हैं, एमपी पुलिस, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। तो पुलिस के बारे में जो कुछ भी रूल बनाने या फिर कुछ भी करना है, तो वो कौन करेगा, स्टेट करेगा। जिस स्टेट की पुलिस होगी वही स्टेट करेगा। स्टेट हो गया पुलिस। अब जैसे अपन पीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, या फिर जिस स्टेट की पीएससी, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान रहेगा वो कौन करेगा, स्टेट ही करेगा। ओके, तो पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और भी है ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए पहले हमारे पास जो इसमें सब्जेक्ट थे वो थे 67। ओके, कितने सब्जेक्ट थे, 67 एट द टाइम ऑफ मेकिंग। पर अब जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो कितने हैं, 61। क्लियर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसमें जोड़ना चाहूँगा मैं, कि देखिए अभी जो रिसेंट में 101 अमेंडमेंट हुआ है, मतलब 101 अमेंडमेंट किसका हुआ है, जिसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। तो देखिए इसको मैं ऊपर से यहाँ पे अलग से लिखना चाहूँगा कि ऑन या फिर एट 101 अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 2016 में। इस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जब जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ था देश में, तो देखिए ये जो 61 थे ना, इनमें से भी कम होके कितने हो गए हैं, 59। ओके, तो अगर आपको ऑप्शन में कभी ऐसा दिखता है कि 59 भी ऑप्शन में है, 61 भी ऑप्शन में है, तो आप कौन से लगा कर आएंगे आंसर, 59, क्योंकि ये अभी 101 अमेंडमेंट के बाद यही करेक्ट है, 59। उसके पहले कितने थे, 61 थे। 2016 के पहले जब ये जीएसटी नहीं आया था, ये देख देता हूँ ये किस लिए आया था, 101 अमेंडमेंट किस लिए हुआ था, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए देश में। उसके पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट थे वो कितने थे, 61। पर उसके बाद कितने हो गए, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होने के बाद 59। क्लियर हुआ दोस्तों। तो उसके बाद फिर आते हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर ली। ओके, अब इसके बाद फिर हमारे पास जो कॉन्करेंट लिस्ट है, तो ये याद रहेगा 59 क्यों हो गए हैं। ओके, यहाँ ऐसे साइड में लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट में, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ऐसा शॉर्ट में अगर थोड़ा लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसके बाद ऐसा होगा। उसके बाद आते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट में। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के जो मुद्दे होते हैं वो बड़े ही सिंपल होते हैं। कैसे, कॉन्करेंट लिस्ट के जो भी मुद्दे होते हैं उसमें क्या होता है, यूनियन और स्टेट दोनों ही क्या कर सकती है, इसमें रूल बना सकती है। तो यूनियन एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉस, बोथ कैन मेक लॉस या प्रोविजन, जो भी लिखना हो आपको। तो यूनियन और स्टेट दोनों इसमें लॉ बना सकती है। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना रही है, पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें यूनियन ने भी बनाया है वही लॉ और स्टेट ने भी बनाया है, तो अल्टीमेटली लॉ किसका फॉलो होगा, यूनियन का।
अल्टीमेट पावर हमेशा यूनियन के पास ही रहेगी। आप कोई भी ऐसा मुद्दा देखेंगे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट देखेंगे जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट इसमें स्टेट और यूनियन की जो पॉलिसी वो कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उन केसेस में हमेशा किनकी पॉलिसीज ही जो है वो आगे आएंगी या फिर जिनकी फॉलो की जाएंगी वो है यूनियन की। ओके, उस समय स्टेट के जो भी प्रोविजन होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, तो यूनियन एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉस इन दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास इसके हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ लॉ होंगे वो स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इसमें हमारे पास जो पहले सब्जेक्ट थे वो कितने थे, 47, और अब कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, 52। तो पहले कितने विषयों पे या सब्जेक्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट काम कर सकती थी, 47, और अब कितने हो गए हैं, 52। ओके, एजुकेशन के अलावा इसमें हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट रिलेटेड, जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड सीमा कम करना है, बढ़ाना है, या जो भी कुछ उनको प्रावधान देना है, वो भी कौन बना सकते हैं, दोनों लोग बना सकते हैं। और अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि रूल किसका फॉलो होगा, कन्फ्लिक्ट के केस में यूनियन का। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास लिस्ट की इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं 8th शेड्यूल में। तो देखिए 8th शेड्यूल में क्या है, जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हम देखते हैं ना कि सिंधी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोंकणी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, तो ये सारे लैंग्वेजेस का जो मेंशन है वो किस शेड्यूल में है, 8 नंबर शेड्यूल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पेपर में ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ चुका है कि बताइए ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो है बात की गई है। तो वो कौन सा शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है। ओके, तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मीन्स सरकार ने, देखिए ऐसे तो भारत देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, पर जो ऑफिशियल 22 लैंग्वेज है जिसमें जो है वो सरकारें अपना काम कर सकती हैं या फिर उसको ये माना जाएगा कि हाँ ये लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, तो वो कौन सी कितनी है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 22 लैंग्वेज। ये याद रखिएगा, ये डाटा पेपर पूछ लेता है कई बार कि बताइए 8 शेड्यूल में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो आंसर कितना होगा, 22। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेजेस का जो आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको सारी पूरी 22 के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 22 लैंग्वेजेस। ओके, फॉर एग्जांपल हिंदी हो गया, इंग्लिश भी है, कोंकणी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, ये सारी लैंग्वेज हमारे इस 22 में है। ओके, तो ये हमारे पास 8 शेड्यूल हो गया। उसके बाद आता है 9th शेड्यूल। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे पास ओरिजिनली ही था, मीन्स 8th शेड्यूल में तक हमारे पास एट द टाइम ऑफ मेकिंग ही थे 8 शेड्यूल। तो अब जो 9th शेड्यूल है, और यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं 9th शेड्यूल, क्योंकि ये बाद में ऐड हुई है। जैसे जैसे चेंजेस हुए, जिनको मैं अमेंडमेंट में आपको समझाया था कि अमेंडमेंट्स हुए या चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कब, 1951 में। हमारा रिपब्लिक या फिर 26 जनवरी 1950 के बाद पहली बार जब रिपब्लिक हमारा जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उसके बाद 1 साल बाद ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि बताइए 9th शेड्यूल जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था, 1951। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बताया था कि वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ था, जब राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं, उसमें पहले हमारे पास अभी 6 हैं, उसके पहले 7 हुआ करती थी, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स ज़मीन जो है आपकी प्रॉपर्टी, ये आपका राइट है। ओके, कोई भी आपसे इसको छीन नहीं सकता है। ओके, पर हुआ क्या, 9th शेड्यूल के बाद, 1951 के बाद, ओके, सरकार ने एक शेड्यूल जो है इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, और उसमें ये बोला कि अगर सरकार वो संपत्ति या राज्य सरकार वो संपत्ति ग्रहण कर लेती है या वो प्रॉपर्टी जो है वो ले लेती है, तो इसमें वो किसके अंदर आ जाएगा, 9th शेड्यूल के अंदर आ जाएगा, और इसको जाके कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो जितने भी एक्ट 9th शेड्यूल के अंदर हैं, टोटल मुझे लगता है 284 कुछ संख्या है। ओके, इन एक्ट्स की जो संख्या है जो कि शेड्यूल नंबर 9 में है, वो कितने हैं, लगभग 284 है, और इन 284 को कोर्ट में कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिखेंगे कि दीज एक्ट्स मीन्स these acts cannot be challenged in court, मीन्स इनको हम कोर्ट में चैलेंज या हम क्या कोई भी कोर्ट में, या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें चैलेंज नहीं कर सकता। कितने एक्ट हैं, लगभग 284। ओके, तो क्या है,
वैलिडेशन ऑफ कुछ एक्ट्स जो है या कुछ रेगुलेशन है उनको वैलिडिटी मिल गई, और वैलिडिटी मिलने के साथ साथ ही एक प्रावधान और लग गया कि उनको उन एक्ट्स को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। क्लियर हुआ दोस्तों 9 शेड्यूल? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट अमेंडमेंट में ये एक्ट हुआ, एक्ट होने के बाद ये 9 शेड्यूल आया, प्लस कुछ ऐसे एक्ट्स जो हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज हम नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आते हैं 10 शेड्यूल में। तो 10 शेड्यूल में हमारे पास जो ऐड हुआ, अब देखिए आप अभी इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए एमपी में जब कमलनाथ गवर्नमेंट थी, अभी जब 1-2 महीने पहले की बात करें, तो हुआ क्या कि कुछ नेता जो हैं उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तब इस बारे में किसी का ध्यान नहीं दिया था, और वो कह रहा था कि लोग जैसे किसी पार्टी से जीतते थे और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो अगर मान लीजिए किसी ए पार्टी से जीते हैं और वो बी पार्टी में चले गए, तो अब ए पार्टी की मेजोरिटी कम हो गई और बी पार्टी की मेजोरिटी बढ़ गई, तो बी पार्टी की सरकार बन जाती थी। समझ रहे? ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो आफ्टर मतलब कि फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जब फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम जो है वो आती गई, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, एक अमेंडमेंट एक्ट लाया कब, 1985 में। तो 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, इस एक्ट के द्वारा ही 10 शेड्यूल को ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ही 10 शेड्यूल ऐड हुआ। उसी एक्ट के दौरान ये उसी एक्ट के द्वारा ये शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ। अब देखिए क्या हुआ था, तो उसमें अब ऐसा होगा कि मान लीजिए ए पार्टी से 50 लोग जीत के आए, ठीक है, और मान लीजिए बी पार्टी में वो 50 में से 20 लोग चले गए। ओके, तो अब यहाँ संख्या कितनी बची, 30। तो ये जो 20 लोग हैं ये इस पार्टी में तो चले गए, पर जिस सीट से वो जीत के आए थे ना, वो सीट जीती हुई ना मान के उनको क्या मान लिया जाएगा, एम्प्टी। ओके, मतलब उनने अगर जिस पार्टी से सीट जीती है, अगर वो पार्टी जीतने के बाद अगर वो पार्टी को वो छोड़ देते हैं, तो देखिए वो माना जाएगा एम्प्टी। मतलब वहाँ पे क्या होगा, फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। यही स्थिति, इसको रिलेट कीजिए मध्य प्रदेश से। करीब 24 या 22 लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। ओके, तो ऐसा नहीं कि अब वो बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी जो है वो सरकार बना लेगी, या फिर सरकार तो अभी है, मतलब सरकार बना लेगी इन द सेंस कि परमानेंट गवर्नमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं। उनमें दोबारा से क्या होगा, इलेक्शन होगा। ओके, और ये प्रोविजन कब लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करने के बाद, और उसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या नाम था, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन का मतलब क्लियर होगा आप लोगों को कि अगर जीतने के बाद कोई अगर अपनी पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सीट को है जो एम्प्टी मान लिया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी भी पार्टी को जीता या हारा नहीं समझा जाएगा, उसमें वापस से इलेक्शन फिर से होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1985 में 10 शेड्यूल के बाद ये लॉ आया था। क्लियर दोस्तों? अभी इसमें फिर से एक चेंज हुआ है 91st अमेंडमेंट एक्ट में। 91st अमेंडमेंट एक्ट में कुछ नई चीज़ें या कुछ नए क्लॉसेज इसमें जोड़े गए हैं, जो कि कब हुआ था, 2003 में। ओके, तो कुछ हो सकता है कि उसमें और भी कुछ चेंजेस किए हों। ओके, 91st अमेंडमेंट एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हम कवर कर लेंगे। क्लियर हो दोस्तों? तो एंटी डिफेक्शन लॉ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको अपन एक स्टेटमेंट और जोड़ सकते हैं कि प्रोविजन, जिससे आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगी, प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन, मतलब उस मेंबर का, देखिए जैसे कोई अगर विधानसभा से जीता, कोई एमएलए बना और अगर अपनी पार्टी स्विच कर लिया, तो उसको क्या मानेंगे कि डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस सीट से वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ओके, और उस सीट में वापस से चुनाव होंगे। तो प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब कि पार्टी के बीच में कुछ लोगों ने पार्टी को स्विच कर दिया, तो उसको बोला जाता है डिफेक्शन। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो रहा होगा जो एमपी की पोजीशन अभी चल रही है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हुआ हमारे पास 10 शेड्यूल। ओके, अब आते हैं 11 शेड्यूल में। तो 11 शेड्यूल जो है ये एडेड हुआ था, कब एड हुआ था ये, तो एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये, 1992। तो ये कब हुआ था दोस्तों, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, मतलब 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1992 में। उस अमेंडमेंट में कौन सी शेड्यूल को ऐड किया गया था, 11 शेड्यूल। ओके, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ओके, तो एडिड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसमें क्या बताया था कि
जो पंचायती राज आप सुनते हैं ना, पंचायती राज पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तो वो जो पंचायती राज का जो सिस्टम है वो 11th शेड्यूल में इसी अमेंडमेंट के दौरान जो है वो ऐड हुआ था। ओके, तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी टू पंचायत। ओके, तो पंचायत को फाइनली जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से उनको क्या मिल गई थी, एक पहचान मिल गई थी। क्लियर हुआ दोस्तों। और इसके अलावा जो जानने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनियन किन सब्जेक्ट पे काम करती है, स्टेट अपने कुछ सब्जेक्ट में काम करती है, वैसे ही पंचायत कुल 29 सब्जेक्ट्स पे अपने जो है वो रूल या फिर अपने जो है सब्जेक्ट्स पे काम करती है। कितने सब्जेक्ट है, ये फिगर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत कितने सब्जेक्ट्स पे काम करती है, 29 सब्जेक्ट्स पे काम करती है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। किस शेड्यूल के अंदर जोड़ा गया था, 11th के। तो ये सारे फिगर जो लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखिए। ओके, उसके बाद आते हैं 12 शेड्यूल की लास्ट शेड्यूल है हमारे पास, 12 शेड्यूल। इस शेड्यूल में हमारे पास क्या जोड़ा गया था, अब देखिए जैसे पंचायत बनी थी ना, उसी टाइम पे म्यूनसिपैलिटी, जो हम सुनते हैं ना, नगर निगम, नगर पालिका, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन उसको पहचान मिली थी, वो मिली थी 12 शेड्यूल में। और किस अमेंडमेंट के बाद मिली थी, तो वो था एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो 74th CAA जब लाए थे, इसको लिख देता हूँ। ओके, कब लाए थे, 1992 में ही। ओके, इसके जस्ट बाद, तो उसमें क्या मिला था, सेम था, पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू म्यूनसिपैलिटीज, जिनको हिंदी में हम नगर निगम या नगर पालिका जो भी पढ़ते हैं, म्यूनसिपैलिटीज को रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था। तो उनको भी पावर, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। किस एक्ट के आने से, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने से। किस शेड्यूल के अंदर जोड़ा गया था, 12 शेड्यूल के अंदर। अब देखिए जैसे ये कुछ सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं ना, वैसे ही म्यूनसिपैलिटी भी कितने सब्जेक्ट पे काम करते हैं, तो वो है 18 सब्जेक्ट्स। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 11th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। PSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, कि बताइए 11th शेड्यूल क्या है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, पावर और अथॉरिटी पंचायत के लिए थी, किस सब्जेक्ट की बात, कितने सब्जेक्ट की वहाँ पे डील होती थी। तो ये सब अगर आप लिख देंगे तो आपके अगर 3 नंबर क्वेश्चन तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके, 3 बातों लिखने पे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये पता है कि उस समय कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था या कितने आर्टिकल आए थे, तो और अच्छा। अभी आर्टिकल की बात हम आगे करेंगे, तो वो भी आपके नोट्स में ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। और क्वेश्चन ये भी 12 शेड्यूल पे भी आया है। ओके, तो जितने आज 12 शेड्यूल हमने पढ़े हैं, इन 12 के 12 पे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो को आपको याद रखने के लिए शेड्यूल्स आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आप जितनी बार देख लेंगे आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें फीड हो जाएंगी विद डाटा। ओके, मैंने बहुत कोशिश की है कि इस डाटा को आपको पूरा, मैं जो भी कर सकता था लिस्ट के बारे में या जो भी, मैंने आपको पूरा कंटेंट इसमें डाल दिया है। आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पढ़ना है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सब्जेक्ट्स के बारे में आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, सिर्फ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उन सब्जेक्ट्स के अंदर जाके आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर आप अपने जनरल नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। ओके, पर जब मैं पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटी जब स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करेंगे हम। ये लो दोस्तों, तो ये हमारे पास जो है आज के पूरे शेड्यूल है। ओके दोस्तों, तो एक एक शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी बार इस वीडियो को आप चला के 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ये लो दोस्तों, तो आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और क्या बोलते हैं, जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ अगर छूट रहा है या फिर कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसको कवर कर दूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं तो वो देखेंगे कि उनकी स्क्रीन पर जब वो पहली बार वीडियो देखेंगे तो एक सब्सक्राइब बटन होगा लाल कलर में, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो है सब्सक्रिप्शन जो है आपके पास, नए वीडियोस जो है जब कभी भी आएंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।